सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश 12th क्लास चैप्टर 1 टीच मी टू लिसन लॉट। इस चैप्टर का नाम है, जो कि एक पोएम की फॉर्म में है। इस पोएम के राइटर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अगर इस पोएम के राइटर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा एनोनिमस। एनोनिमस का शाब्दिक अर्थ होता है हुज ऑथर इज़ नॉट नोन, मतलब अज्ञात या अनजान। तो इसीलिए एनोनिमस वर्ड का यूज हुआ है। एनोनिमस यहाँ राइटर का नाम नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है। इस पोएम के राइटर का नाम नहीं मालूम है, अज्ञात है या अनजान है। ये पोएम कुल 4 स्टेंजा में लिखी गई है। हम एक एक स्टेंजा पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे समझने की किस प्रकार के क्वेश्चन इस पोएम से पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के साथ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। दोस्तों, ये पोएम कवि ने एक प्रेयर के रूप में लिखी है। वो विनती कर रहा है कवि ईश्वर से कि हे प्रभु, मुझे सुनना सिखा। और सुनने के बारे में ज़रा सा समझ लीजिए। यहाँ कवि ने लिसन वर्ड का यूज किया है, हियर का यूज़ नहीं किया है। हियर जो है वो केवल हमारे कानों में जो वाइब्रेशन के द्वारा जो साउंड आता है केवल उस तक ही सीमित रहता है, लेकिन लिसन एक बहुत ही विस्तृत मीनिंग होता है, जिसमें हियरिंग के अलावा हमें उस जो कुछ हम सुन रहे हैं उसको समझना, उसका एहसास होना, मानसिक रूप से भी और मन से भी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए लिसनिंग जो है वो केवल कानों तक सीमित रहने वाली एक्टिविटी नहीं है, इसमें हमारा दिमाग और मन दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए अब इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा का हम शाब्दिक अर्थ यानी हम जो मीनिंग है इसको समझने का कोशिश करते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा, टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे करीबी हैं। सबसे करीबी कभी किसको बोलता है? माई फ्रेंड, माई फैमिली, माई कोवर्कर्स। और एक बात याद रखना, यहाँ नियरेस्ट या फारदेस्ट या क्लोजेस्ट ये जो वर्ड है वो दूरी के अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो मेरे करीबी हैं उनके हिसाब से बात हो रही है। तो माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर, ये जो मेरे करीबी लोग हैं, सबसे पहले मुझे इनकी सुनना सीखा। साथ में हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मेरी मदद कर ये समझने में, ये जानने में, ये अवगत होने में। अवेयर माने होता है समझना, अवगत होना, जागरूक बनना। नो मैटर व्हाट्स वर्ड आई हियर, मैं उनके बारे में भले ही कुछ भी शब्द सुनूं, नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, मैं उनके बारे में, किन के बारे में? अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने सहकर्मियों के बारे में कुछ भी सुनूं, लेकिन उनकी ओर से, मेरे परिवार वाले, मेरे करीबियों की ओर से क्या मैसेज होना चाहिए? उनकी ओर से मुझे मैसेज मिलना चाहिए, द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन, मुझे स्वीकार करो, आई एम, मैं जैसा हूँ, लिसन टू बी, मुझे सुनो। अर्थात कवि कह रहा है, हे प्रभु मुझे सबसे पहले अपने करीबियों को सुनना सिखा, और साथ ही साथ मुझे इस बात से भी अवगत करा कि मैं उनके बारे में कुछ भी सुनूं, लेकिन उनकी ओर से मुझे जो मैसेज आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो जिस रूप में है मैं उस रूप में उनको सुनूं और उनको स्वीकार करूं। जो मीनिंग्स हैं वो मैंने नीचे लिख रखे हैं। नियरेस्ट माने सबसे करीब, अवेयर मीन अवगत होना, जागरूक होना, जानकार बनना, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना। थोड़ा सा मीनिंग के बारे में चैप्टर के लास्ट में भी डिस्कस करूंगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इस स्टेंजा से 3 क्वेश्चन मेनली हमारे लिए बनते हैं और जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस पोएम के ऑथर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर पूछा जाए तो भी हमारा आंसर एनोनिमस रहेगा, अज्ञात या अनजान। नाउ द सेकेंड वन, हु आर द पीपुल नियरेस्ट टू अस, हमारे सबसे करीबी लोग कौन हैं कवि के अनुसार? तो 3 तरह के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोवर्कर्स। कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं है। नंबर 3, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर नियरेस्ट गिव अस, जो सबसे करीबी हैं वो हमें क्या मैसेज देते हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दे गिव अस द मैसेज टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, वे हमें ये संदेश देते हैं कि वो जैसे हैं हम उस रूप में उन्हें स्वीकार करें। हम अगर एक बार और देखें तो लास्ट की जो 2 लाइन है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, मैं जिस रूप में हूँ मुझे उस रूप में स्वीकार करें, मेरी बात को सुने। यही बात कवि ने
यहाँ कही है और इसी बात को हमें अपने आंसर में लिखना है। चलिए दूसरा स्टेंजा। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। हे प्रभु मुझे सुनना सिखा, टू दोज फार फ्रॉम मी, फार मतलब दूर, जो लोग मुझसे दूर हैं। यहाँ दूर से फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें डिस्टेंस से मतलब है जो दूसरे शहर में रहते हैं थी, यहाँ हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वही बात है सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से हमसे जो दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, निराश लोगों की हल्की सी आवाज़। विस्पर मीन्स वैसे तो होता है फुसफुसाहट, कानाफूसी, बहुत मध्यम आवाज़, तो हल्की सी हल्की आवाज़ भी मैं उनकी सुन सकूं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, समाज से भूले हुए लोगों की विनती या याचना को भी सुन सकूं। द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, और पीड़ित लोगों का रुदन भी सुन सकूं, रोना, उनका दर्द से भरी आवाज़ भी सुन सकूं। और एक बात फिर गौर कीजिए इस बात पे, सुनना मतलब ये नहीं कि मैं सुनूं और दूसरे लोग भी सुन रहे हैं। यहाँ सुनने से मतलब मैं जब इनकी क्राई, प्ली और विस्पर इन लोगों की सुनूं तो उसको समझूं और यथासंभव सहयोग भी करूं। ठीक है, यहाँ लिसन का मतलब केवल हियरिंग से नहीं है, फिर ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अब प्ली मतलब याचना, निवेदन या विनती, एंग्विश माने दुखी या पीड़ित। अब हम इस चैप्टर या इस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर दूसरी साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रख लेना। द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्विस्ड। हमें ये केवल 3 शब्द हु की जगह पे लिखना है और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। निराश, फॉरगॉटन भूले हुए, एंड द एंग्विश और पीड़ित। व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड एंग्विश वांट टू टेल अस। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो पीड़ित, परेशान और भूले हुए लोग हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पोएम में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। देखिए जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाके, हम उसे अपनी बीमारी बताते हैं और साथ में इलाज ढूंढते हैं। तो जो पीड़ित परेशान लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी समस्याएं बताएंगे, साथ ही साथ उन समस्याओं को दूर करने में हमारा सहयोग मांगेंगे। तो यही स्थिति हमें इस आंसर में भी लिखना है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दे वॉन्ट टू टेल अस, वे हमें बताना चाहते हैं, टू गिव देम अवर लव एंड सपोर्ट, कि हम उन्हें अपना प्रेम और सहयोग दोनों प्रदान करें। चलिए अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हे प्रभु मुझे खुद को सुनना सिखा। अब खुद को सुनना से मतलब ये मत समझ लेना कि कांच के सामने खड़े होके वो हमें सुनना है। यहाँ खुद को सुनना मतलब वो क्या होता है, जैसे कई बार हम अकेले खड़े होकर बात कर रहे होते तो कोई टोक देता है, क्यों, क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, अरे भाई मैं तो अपने मन में बात कर रहा था। मन मतलब खुद से सुनना मतलब अपने मन की सुनो, मन मतलब अंतरात्मा की सुनो। क्यों, क्योंकि हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, क्योंकि ये मुझे मदद करेगी कम, लेस माने कम, अफ्रेड माने भयभीत, कम भयभीत होने में या निडर बनने में मदद करेगी। क्यों, क्योंकि टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, जब मैं इस पर भरोसा करता हूँ, अंतरात्मा में भरोसा करूँगा तो ये मुझे कम भयभीत होना सिखाएगी। कौन सी अंतरात्मा, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे बिल्कुल अंतर मन तक बैठी हुई है, अंदर तक बैठी हुई है, वो अंतरात्मा। एक जनरली हम पारिवारिक माहौल में कई बार होता है ना, हम गलती कर देते हैं कोई, तो हमसे दूसरा कहता है भाई तुम्हें अपने मन की आवाज़ सुननी थी, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी थी। तो अंतरात्मा हमें क्यों कम डरपोक बनाती है, क्योंकि अंतरात्मा हमेशा सच बोलती है। अंतरात्मा कभी भी गलत काम के लिए हमें प्रेरित नहीं करती, प्रोत्साहित नहीं करती, वो हमेशा अच्छे काम के लिए प्रेरित देती है, प्रेरित करती है। इसीलिए ये हमें कम भयभीत बनाती है और इस पर भरोसा करने से हम निडर भी बनेंगे और निर्भीक भी बनेंगे। ठीक है, तो अफ्रेड मीनिंग मैंने लिख रखे हैं। अफ्रेड मीन भयभीत, डरा हुआ, ट्रस्ट माने भरोसा और विश्वास। चलिए अब इस चैप्टर या इस स्टेंजा के हम क्वेश्चन, whom does the poet wish to trust, किस पर भरोसा करना चाहता है, कहता है द पोएट विशेस टू ट्रस्ट आवर इनर वॉइस, हमारी अंतरात्मा पे। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, अंतरात्मा की आवाज़ सुनना मददगार कैसे हो सकता है। तो मैंने जैसे भी आपको समझाया था उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे आंसर में भी। लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस कुड बी हेल्पफुल, अंतरात्मा की आवाज़ सुनना मददगार हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स अस प्रॉपर गाइडेंस, हमें ये सही मार्गदर्शन देती है, एंड हेल्प अस बिकमिंग लेस अफ्रेड, साथ ही साथ हमें ये निर्भीक बनाती है, निडर बनाती है, यानी हमें कम डरपोक बनाती है। चलिए लास्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं।
टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू योर फॉर योर वॉइस। हे प्रभु मुझे आपकी आवाज़ को भी सुनना सिखा। आपकी मतलब ईश्वर की। अब भाई देखिए, हम किसी भी माहौल में हो, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कवि का कहना है। इन बिजनेस कब सुनूँ मैं? इन बिजनेस इन बोर्डम, चाहे मैं इन बिजनेस इन बोर्डम, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूँ, चाहे मैं कितनी भी निरस्ता में हूँ। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, चाहे मैं कितना भी निश्चय हूँ अपने मन में, और चाहे मुझे कितना भी संदेह हो, चाहे मैं संदेह में हूँ, चाहे मैं एकदम से किसी भी चीज़ में श्योर हूँ। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, चाहे मेरे आसपास कितना भी शोर हो और चाहे कितनी शांति हो। मतलब सीधी सी बात, अगर हम इन 3 लाइन का अर्थ निकालें, इन बिजनेस इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी इन डाउट, इन नॉइस एंड इन साइलेंस, तो कभी ये सीधी सी कहना चाहता है कि हे प्रभु मैं आपकी आवाज़ को हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में सुनूं। आपकी आवाज़ में कभी ना भूलूं। आपको सुनना मैं कभी भी न इग्नोर ना करूं। चलिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखा। चलिए मीनिंग मैंने बताया। अब व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, कब सुनना चाहता है? इस स्टेंजा से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड एवरी टाइम इन एवरी कंडीशन, हर परिस्थिति में और हर समय सुनना चाहता है। आप चाहें तो इसको इन 3 लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी इन डाउट एंड इन नॉइस एंड इन साइलेंस। लेकिन ये ज़्यादा सरल होगा जो मैंने आंसर लिखा है आपको, और आपको आसानी भी होगी याद करने में। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड एवरी टाइम एंड इन एवरी कंडीशन। चलिए, ये तो पोएम के बारे में था, क्वेश्चन आंसर के बारे में था। अब होता क्या है, एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हर पोएम में 6 पोएम है टोटल हमारे टेक्स्ट बुक में, जिसमें से 2 टेक्स्ट कंप्रहेंशन के रूप में आते हैं। एक नंबर के 3 क्वेश्चन दोनों टेक्स्ट में से पूछे जाते हैं, यानी कुल 6 क्वेश्चन जो टेक्स्ट में से पूछे जाएंगे, जो टेक्स्ट दिया होगा। उनमें 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन से होते हैं। एक तो राइटर के बारे में पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि ये जो लाइन्स हैं वो किस पोएम से ली गई। तो ध्यान रखिए, आपको सभी पोएम्स की लाइन भी याद रखना है, साथ में सबके राइटर्स भी याद रखना है। चूँकि इस पोएम का राइटर कोई नहीं है, तो हमें एनोनिमस के रूप में इसको याद रखना है। साथ ही साथ कुछ वोकेबुलरी से भी संबंधित मीनिंग पूछे जाते हैं। अब हम कुछ मीनिंग उससे संबंधित डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम अगर बात करें फर्स्ट स्टेंजा की, तो नियरेस्ट, इसका सिनोनिम पूछ लेते हैं कि कौन सा नियरेस्ट का सिनोनिम होता है। तो सिनोनिम होता है हमारा क्लोजेस्ट, या अपोजिट पूछ लेते हैं तो फारदेस्ट। ध्यान रखना, ठीक है। अवेयर, इग्नोरेंट, एक्सेप्ट, डिनाई, ये सब। लिसन का भी पूछ लेते हैं। लिसन का सिनोनिम क्या है? तो लिसन मीन्स हियर। ध्यान रखना। दूसरे स्टेंजा में चलते हैं। फार का अपोजिट पूछ लेते हैं, नियर, ठीक है। फार का अपोजिट नियर। चलिए, अब हम इस पोएम के बाद अगली पोएम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चौथी। दोस्तों, मैं शुरुआती जो वीडियोज़ हैं उनमें सबसे पहले जो 6 पोएम हैं उनको ही फिनिश करूंगा। उसके बाद हम टेक्स्ट से संबंधित बात करेंगे, और जो भी टेक्स्ट या पोएम से संबंधित है मैं वो वीडियो के थ्रू पीपीटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जो भी ग्रामेटिकल मटेरियल है वो हम बोर्ड के द्वारा ही वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी पोएम। और इससे संबंधित अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करूँगा, उसके बाद अगली पोएम को